नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी लोकसभा चुनाव से पहले गर्म हो रहे सियासी पारे की। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों को साधने के लिए राजनीतिक दल सियासी समीकरण साधने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की 3 लिस्ट भी जारी कर चुकी है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी पर मजबूत कैंडिडेट उतारने की प्लानिंग को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक नैमिषारण्य में होने वाली है। सीतापुर में मौजूद नैमिषारण्य सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिलेश यादव जब अपनी चुनावी रणनीतियों को धार दे रहे थे तो उन्होंने नैमिषारण्य से कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज जब भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक प्लानिंग को अमली जामा पहनाने की काम करती हुई नजर आ रही है तो इसकी शुरुआत भी नैमिषारण्य से हो रही है। ऐसे में हर एक दल की आखिर प्लानिंग क्या है और आज भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी बैठक है इससे नतीजा क्या? मंथन, बीजेपी का चिंतन, नैमिषारण्य में बीजेपी की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई मंत्री रहे मौजूद। मिश्रिक, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और धौरहरा सीट पर चर्चा। क्षेत्र विस्तारक, क्लस्टर इंचार्ज, जिला अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। वहीं दूसरी तरफ यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन फाइनल हुआ, जिसके बाद उसकी झोली में यूपी की केवल 17 सीटें ही आईं। सीटों के बंटवारे के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने उन 17 सीटों पर तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का मास्टर प्लान फूकेगा जान। 17 में से 9 उम्मीदवारों का हुआ चयन। बसपा से निष्कासित दानिश अली को कांग्रेस देगी मौका। अजय राय को दोबारा लड़ा सकती है कांग्रेस। रायबरेली अमेठी सीट के लिए बनाया खास प्लान। फिलहाल देखना यह होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की तैयारी भारी पड़ने वाली है। तो लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले हर एक पार्टी अपनी रणनीतियों को और मजबूत कर रही है। प्लानिंग को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नैमिषारण्य में अपनी चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। 5 सीटों पर खास फोकस बनाते हुए आज की चर्चा होगी और इस चर्चा में राजस्थान के सीएम भी मौजूद रहेंगे और इस चर्चा में निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर किस सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, जहां 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, 63 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 सूची जारी करते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अटकलें हैं कि मार्च के पहले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। तकरीबन 100 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा और हारी हुई सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है। हारी हुई सीटों पर प्रभारी बनाए गए हैं। 1 साल पहले ही प्रभारियों को तैनात किया गया था, वो लगातार बीजेपी की जमीन को मजबूत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी तो उसमें सभी हारी हुई सीटों के प्रत्याशियों का नाम होगा ताकि सभी प्रत्याशियों को और ज्यादा मजबूती से काम करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। तो रसाकशी का जो दौर है वो तो लगातार जारी है, क्योंकि जहां एक तरफ हर एक दल बीजेपी के विजय रथ को रोकने की बात कर रहा है, कवायद कर रहा है। इंडिया अलायंस के 2 बड़े दल एक साथ आ गए हैं यूपी में, जो कि बीजेपी पर लगातार यह आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र के हत्यारे है बीजेपी और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, 2024 का चुनाव। और इस चुनाव में विपक्षी दल लगातार ये कहते हैं कि वो मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन क्या ये चुनावी मैदान इतना आसान होगा विपक्षी दलों के लिए? क्योंकि बीजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ा रही है। कल्की धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास करते हुए एक बड़ा संदेश दिया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब राम मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले तो वो भी बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। हर एक मन से इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है। ऐसे में क्या विपक्षी दलों के लिए राह इतनी आसान होगी? ये सवाल बहुत बड़ा है और आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे।
तो लोकसभा का इलेक्शन और पार्टियों का मंथन, जबरदस्त तरीके से पार्टियां मंथन कर रही है, अपनी रणनीतियों को धरातल पर उतार रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा बुलंद करके चुनावी मैदान में निकल पड़ी है, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अब तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है। तो वही कांग्रेस भी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अपने काम की उपलब्धियों को गिना रही है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है सभी सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगातार बीजेपी पर लगाया जा रहा है। तो वही बीजेपी मजबूती से चुनावी मैदान में डटी है, अड़ी है, और आज बीजेपी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है जिसमें राजस्थान के सीएम भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा और अब लगातार विपक्षी दलों के आगे की रणनीति क्या होगी, आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे मैं करवा देती हूं। कपिल मुनि यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि नेता समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। नेता कांग्रेस सैयद इकबाल अहमद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव नेता बीजेपी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करूंगी और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी से। विवेक जी, आज तो नैमिषारण्य में बड़ी बैठक होनी है, 5 सीटों पर उम्मीदवार कहा जा रहा है तय हो जाएंगे और इस बैठक में राजस्थान के सीएम को भी बुलाया गया है। आखिर बाहरी प्रदेशों से सीएमओ को क्यों बुलाया जा रहा है कि वो यूपी की रणनीतियों के बारे में बताएं? देखिए मुस्कान जी, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हम किसी को बाहरी नहीं मानते, वो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं। आज उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व है, कल कोई और दायित्व मिलेगा। चुनाव को हम पूरी गंभीरता से लेते हैं और राजनीतिक दलों के लिए एक त्योहार की तरह होता है। सब मिलकर के सबके लिए काम करते हैं। सामूहिक नेतृत्व की भावना के साथ हम चुनाव में उतरते हैं और सब मिलकर के अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगते हैं, प्राणपण से लगते हैं। जहां तक आपने कहा कि 5 प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे, ये सत्य नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की प्रक्रिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में होती है। पर्यवेक्षकों के माध्यम से नाम जाने का क्रम होता है। इन बैठकों के माध्यम से एक नाम देने की प्रक्रिया होती है, जो नाम वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन प्रदेश लेकर के। बाकी फाइनल टच वहां पे ही होता है। पूरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे यहाँ इसके लिए है। हाँ, राजनीतिक रूप से उन लोकसभा क्षेत्रों में हम किन बूथों पे कमजोर हैं, किन विधानसभाओं में हमारी क्या स्थिति है, उसको लेकर चर्चा, उसको रणनीतिक रूप से मजबूत करने का एक जो एजेंडा होता है, वो इन बैठकों के माध्यम से हम तय करके उस पर काम शुरू कर दे की रणनीति बनाते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, रणनीति लगातार बीजेपी बना रही है, अपना जनाधार बढ़ा रही है, लेकिन देखिए आपने ये तो ऐलान कर दिया है कपिल मुनि यादव जी कि आप और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जनता को इंतजार है कि आप एक मंच पर कब आएंगे, आप साथ में बैठकर आगे की रणनीति कब बनाएंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक चर्चा शुरू की। रहा सवाल मैं रणनीति बनाने का, तो समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का ये मिलकर जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना हुआ है, हम लोग की सीटें तय हो गई हैं। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 25 फरवरी को आगरा से शामिल हो रहे हैं। तो हम तो साथ साथ है ही हैं। ठीक है, आप यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब एक सवाल उनसे लेना बनता है, क्योंकि देखिए सैयद इकबाल अहमद साहब, आप साथ साथ हैं, आप मजबूती से चुनाव में लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है कि इस चुनाव में आपका अलायंस मिलके बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा इस बार? देखिए, बीजेपी में जो आज परेशानियां दिख रही हैं, इनके माथे पे जो लकीर खींची है परेशानी की, वो सबसे पहले तो राहुल जी की जो यात्रा चली कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसमें राहुल जी ने उन लोगों से मुलाकात की जो बेरोजगार सड़कों पे टहल रहे हैं।
गरीब मजलूमों से मुलाकात की जिनके लिए अन्याय हो रहा है। उसके बाद दूसरी बार वो मणिपुर से चले जहां मणिपुर जल रहा था, आज भी जल रहा है, लेकिन वहां पे बीजेपी का कोई भी नेता आज तक नहीं पूछने गया, ना आज तक उसकी बात की, ना प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उस शब्द को कहा कि मणिपुर में कुछ सही कर दिया जाए। लेकिन मणिपुर को मणिपुर के हाल पे छोड़ दिया गया। राहुल जी ने अन्याय के लिए सड़कों पर उतारा है और मणिपुर से चल रहे हैं। यात्रा जितनी सफल हो रही है, जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है, अभी आगरा में या मुरादाबाद में अखिलेश जी भी पहुंचने वाले हैं, यात्रा में शामिल होंगे, तेजस्वी जी भी शामिल हुए। तो अब लकीर खिंच चुकी है बीजेपी के माथे की कि अब उनको सरकार उनकी जानी है और एनडीए की सरकार बननी है। लकीर खिंच चुकी है क्या आपके माथों पर कि अब तो तय है कि एनडीए जाने वाली है और विपक्षी दल एक साथ मिलकर सत्ता में आने वाले हैं? देखिए मुस्कान जी, राहुल जी जहां जहां से गुजरे वहां वहां से कांग्रेस गुजर गई। जिन राज्यों से गुजरे उन राज्यों के जो उनके मुख्य घटक बनने की नौबत थी, वो नौबत मट्टी में मिल गई। तो अभी तक का अनुभूति ये है। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता की इस बड़बोलेपन की दाद देता हूं। कोई पराजय में भी उनको कुछ दिखाई दे रहा है। पता नहीं उनके चश्मे का नंबर क्या है, मैं इस पे ज्यादा कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। इस हसीन सपने उनको मुबारक थी जी। बिल्कुल। तो यानी कि आपके तरफ से माना जाए तो इस बार भी एनडीए ही सत्ता में आ रही है विवेक जी? कोई भी हथकंडा इनका काम नहीं आएगा, कोई भी रणनीति काम नहीं आएगी? 400 पार आएगी, भाजपा 370 सीट लाएगी। बिल्कुल। कपिल मुनि यादव साहब बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी। 400 के पार जाएगी बीजेपी। और आपने तो सुना ही होगा ना कि कल्की धाम के शिलान्यास को लेके लगातार बीजेपी कह रही है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से संघर्ष का जो परिणाम था वो देखने को मिला है। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी हर एक मंच पर लेके जाती है। अब इसकी काट क्या है आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो पेपर और टेलीविजन पर है, धरातल पे तो कहीं कुछ है नहीं। रहा सवाल 400 पार का, तो अब की बार पूरा देश लाचार, अब की बार पूरा देश बेरोजगार, अब की बार देश में मचा हाहाकार। जी कपिल मुनि यादव साहब, ठीक है, अपनी टीम से बोलूंगी उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाए, क्योंकि देखिए लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद जनता को मौका मिलता है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। लेकिन देखिए विवेक जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं सैयद इकबाल अहमद साहब, हमें कोई रोकने नहीं वाला है, हम 400 के पार जा रहे हैं। इकबाल अहमद साहब, ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 24 की रेस और तैयारियों में हर एक पार्टी जुट चुकी है, हर एक पार्टी अपने तरीके से मंथन कर रही है। चुनावी दौर शुरू हो चुका है और इस चुनावी दौर में बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि बीजेपी लगातार मजबूती से उतर रही है। तो तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी प्लानिंग को अमली जामा पहना रही है, वही समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारे इस वक्त बुलंद कर रही है। और साफ तौर पर कहा जाए कि 24 का चुनाव नजदीक है, हर एक पार्टी प्लानिंग कर रही है, अपनी सियासी बिसात को बिछा रही है। लेकिन अब सफलता किसको मिलती है ये तो फिलहाल जनता के हाथ में है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने।
जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी